हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी सेट न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें बहुत ही जल्द। तो आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी के उन महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो लगभग सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा आपका समय न गवाते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और हाँ, ये वीडियो लंबा चलने वाला है, बीच बीच में आप पॉज करके देख सकते हैं या रोक के देखे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है सौर मंडल। सौर जैसे कि हम जानते हैं कि सौर मंडल में हमारे सूर्य ग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, नवग्रह इत्यादि सम्मिलित होते हैं, जिनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है। अगला टॉपिक है सौर मंडल के कुछ तत्वों के बारे में, जिसमें से जो है पहला है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध को कहा जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध कहलाता है। सबसे सर्वाधिक दूरी पर स्थित जो ग्रह है वो वरुण कहलाता है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र होता है। चमकीला ग्रह जिसे शुक्र को कहा जाता है। सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा जो है वो सीरियस है। अधिकतम उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति को कहा गया है। सबसे शीतल ग्रह जो है वो नेपच्यून है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा गया है। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो ग्रीमेड है। सबसे छोटा उपग्रह जो है डिमॉस है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग का स्टार जो है उसे शुक्र को कहा जाता है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को ही कहा जाता है। बड़े लाल धब्बे वाला जो ग्रह है उसे बृहस्पति कहा जाता है। अधिकतम दैनिक तापांतर जो है वो बुध ग्रह में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर रेखा है, जिसमें भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं उन्हें एक कोण के रूप में मापा जाता है, जिसका शीर्ष पृथ्वी के केंद्र पर मौजूद होता है। भूमध्य रेखा के 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, जबकि उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और दक्षिणी ध्रुव 90 दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर कर्क को दर्शाता है, जबकि 23 सही 1/2 अंश दक्षिण मकर रेखा को दर्शाता है। 66 सही 1/2 उत्तर अंटार्कटिका वृत्त को दर्शाता है, जबकि 66 सही 1/2 दक्षिण अंटार्कटिका को दर्शाता है। ये अभी अक्षांश रेखा के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो है 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर होता है। अब पृथ्वी के देशांतर रेखा के बारे में बताते हैं। यह पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र से कोणीय दूरी है, जो ग्लोब पर देशांतर रेखाओं को अर्धवृत्त की श्रृंखला के रूप में खींचा जाता है, जो उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा के मापन से दक्षिण ध्रुव तक विस्तृत होते हैं, जिन्हें देशांतर रेखाएं कहे जाते हैं। कहने का मतलब जो वर्टिकल है उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो ग्लोब पे दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेवल में उन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। तो देशांतर रेखाएं जो है एक ही देशांतर रेखा में स्थित स्थानों का स्थानीय समय समान होता है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करती है। यह 1 घंटे में 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये तो सबको ही पता होगा। इसलिए ग्रीनविच के पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्य पहले दिखता है और समय आगे होता है, जबकि ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित स्थानों पर सूर्य बाद में दिखता है और समय पीछे होता है। भारत, जिसका देशांतरीकरण विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ये मानक समय के लिए 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व देशांतर को चुनकर केवल एक समय क्षेत्र को अपनाया है, जो GMT ग्रीनविच मीन
मीन टाइम से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि की बात करें तो यह प्रशांत महासागर पर मौजूद 180 डिग्री देशांतर रेखा है। यह अल्यूमिशन द्वीप समूह, फिजी समूह और गिलबर्ट आइलैंड के अपने सीधे मार्ग से विचलित हो जाता है। यह एक जिगजैग रेखा है। जिगजैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। पश्चिम से पूर्व की ओर तिथि रेखा को पार करने वाले यात्री एक दिन दोहराते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर तिथि रेखा जो होती है उसे एक दिन दोहराते हैं और इससे पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने वाले यात्री एक दिन खो देते हैं। आगे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा के टॉपिक के बारे में। जो कर्क रेखा है यह उत्तरी गोलार्ध से भूमध्य रेखा से 23 से 1/2 अंश की कोणीय दूरी पर स्थित है। और मकर रेखा जो है यह दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से 23 से 1/2 यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट साउथ की कोणीय दूरी पर स्थित है। और आर्टिक वृत्त जो है यह भूमध्य रेखा के उत्तरी में यानी कि उत्तर में 66 से 1/2 डिग्री यानी कि 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ की कोणीय दूरी पर स्थित है। और अंटार्कटिक वृत्त जो है यह भूमध्य रेखा से दक्षिण में 66 से 1/2 अंश अर्थात 66 डिग्री 30 मिनट साउथ की दूरी पर स्थित है। हर वर्ष 2 अपनात होते हैं। अयांत मतलब होते हैं, जिसे ग्रीष्मकालीन अयनात और शीतकालीन अन्यात कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन अन्यात जो है वो 21 जून के दिन जब सूर्य कर्क रेखा पर ऊर्ध्वाधर होता है, जिसे सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और शीतकालीन अन्यात में क्या होता है, 22 दिसंबर के दिन जब सूर्य मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर होता है उसे बोला जाता है। अब आगे बात करेंगे देशांतर रेखा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाले अर्धवृत्ताओं के माध्यम रेखा के रेखांकन कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। इसके बीच की दूरी को डिग्री से मापा जाता है। 0 डिग्री देशांतर माप के साथ ग्रीनविच मध्यकाल रेखा का प्रधान मध्यम रेखा अपने दोनों ओर के पश्चिम की समान संख्या में देशांतर रेखा खींचने के लिए आधार प्रदान करता है। और इसका भी टाइम जोन लगभग सेम ही है, उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे देख लेते हैं, स्थानीय समय जो होता है वो देशांतर रेखा में क्या होता है कि किसी भी स्थान का स्थानीय समय दोपहर 12 बजे का होता है जब सूर्य ठीक ऊर्ध्वाधर होता है। यह ग्रीनविच समय के देशांतर के प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट की दर से भिन्न होता है। ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर पर के समय में ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित है। ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थानीय समय पर आधारित है। भारतीय मानक समय यह 82 से 1/2 डिग्री पूर्व देशांतर पर इलाहाबाद के निकट एक पर के स्थान समय के आधार पर तय किया जाता है। यह ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसी को भारतीय मानक समय यानी IST इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। अब आगे की टॉपिक है पृथ्वी के बारे में कुछ तथ्य के बारे में। तो बात करते हैं, पृथ्वी जो है वो अपनी एक नीला ग्रह कहा जाता है। ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। यह सभी ग्रहों में घनता है, इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है यहाँ, तभी तो जीवन संभव होगा ना, जीवन ही संभव नहीं होता। पृथ्वी की जो है परिधि है वो कितनी है, 40,232
किलोमीटर और पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और सूर्य से औसत दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर। उपसौर्य क्या कितना है? क्या है? सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति है। पृथ्वी हर वर्ष 3 जनवरी को 147 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर अपनी उपसौर्य की स्थिति पर पहुंच जाती है। अब ये अपसौर्य क्या है? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी पृथ्वी अपने अपसौर्य की स्थिति पर 4 जुलाई को पहुंचती है। अर्थात पृथ्वी जो है वो अपसौर की स्थिति में 4 जुलाई को पहुंचती है, जब पृथ्वी 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होती है। पृथ्वी का आकार चपटा गोलाकार या चपटा दीर्घवृत्ताकार है, यानी लगभग गोलाकार। केंद्र में मामूली उभार है, साथ ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। पृथ्वी की गति, अब बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो पृथ्वी की कैसी है गति? आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पृथ्वी की जो गतियां हैं उनके प्रकार के बारे में बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, घूर्णन या दैनिक गति और परिभ्रमण या वार्षिक गति। और पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो आपने कभी कल्पना की है? आपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, आपने कल्पना में यानी काल्पनिक रूप से कभी सोचा होगा कि ये जो पृथ्वी है ये पूर्व से पश्चिम घूम रही है कि पश्चिम से पूर्व घूम रही है या पूर्व से पश्चिम घूम रही है? तो बता दें कि ये जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की साइड घूम रही है। पूर्व 23 घंटे 56 मिनट और 40.91 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। भूमध्य रेखा पर घूर्णन वेग 1667 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह ध्रुव की ओर घटता जाता है जहां यह शून्य होता है। पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम क्या क्या होते हैं? पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उससे हमारी पृथ्वी में क्या क्या परिवर्तन होता है? तो दिन रात होते हैं, 2 देशांतरों के मध्य 1 घंटे का अंतर होता है जो 15 डिग्री दूरी होती है। पवन एवं महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। प्रतिदिन ज्वार भाटा का उठना व गिरना ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही संभव हो पाता है। और भूमध्य रेखा पर दिन व रात लगभग समान ही होते हैं। आगे बात करेंगे पृथ्वी की परिभ्रमण गति क्या होती है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति क्या होती है? यह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की गति है। पृथ्वी का औसत कक्षीय वेग 29.79 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य को पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है, जिसे सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप हर चौथे वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है, जिसे लीप वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण गति के परिणाम क्या क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होता है, वर्ष से अलग अलग समय व दिन व रातों की लंबाई में विविधता होती है। पवन पेटियों की में स्थानांतरण होता है। अक्षांश के निर्धारण में ये कई परिवर्तन परिभ्रमण के कारण होते हैं। पृथ्वी की ग्रहण भी पड़ते हैं। तो ये पृथ्वी ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ते ही रहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। और सूर्य ग्रहण जो है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तब
चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो अगला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो पृथ्वी में जो है वो 3 लेयर बने हुए हैं, भूपर्वती, मेटल और कोर। तो भूपर्वती को क्रस्ट कहते हैं और मेटल कोर को कोर कहते हैं। तो मैं पहले बात करना चाहूंगा भूपर्वती यानी क्रस्ट के बारे में। पृथ्वी की ऊपरी भाग जो होती है उसे भूपर्वती या क्रस्ट कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर का क्षेत्र में होती है, मतलब इसकी गहराई जो है वो 34 किलोमीटर तक होती है। यह मुख्यतः विशाल चट्टानों से बना होता है और इसमें सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सीसा, क्षेत्र में मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र जो होता है, मतलब कहें तो इसके बाद 2900 किलोमीटर का मोटा जो बेसाल्ट चट्टानों का समूह बना होता है उसे मेटल कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की दूसरी परत होती है जिसे मेटल कहते हैं। मेटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। इसका औसतन घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% यानी कि 83% भाग घेरे हुए हैं। मेटल की मोटाई लगभग 2895 किलोमीटर है। यह अर्ध ठोस अवस्था में होता है। पृथ्वी पर यह परत गुटेनबर्ग रिचार्ड असंबद्धता द्वारा कोर से अलग होता है। अब बात करते हैं कोर के बारे में। तो पृथ्वी के केंद्र को लोहा और निकेल से निर्मित माना जाता है, यानी कि कोर की जो चट्टानें होती है नीचे वो लोहे से भी ज्यादा कठोर मानी जाती है, क्योंकि ये सबसे अंतिम और आखिरी परत होती है। तो यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसका औसतन घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी पर केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अवस्था या प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग यानी कि 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवं औसत त्रिज्या जो है वो 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के क्षेत्र जानने पर, मतलब पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 किलोमीटर गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। तो यानी कि हम पृथ्वी के नीचे प्रत्येक बार अगर जो हम 32 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर गए हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। तो सोचिए अगर जो हमने 2800 किलोमीटर की गहराई में गए तो पता नहीं कितनी गर्मी बढ़ जाएगी। आदमी तो क्या, लोहा भी अगर जो उतनी गहराई पे पहुंचेगा तो पिघल के पानी द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे अक्सर हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। तो भूकंप पृथ्वी के स्थलमंडल में संपीड़ित ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंग के कारण आता है। यानी कि हम कुल मिला के कहें तो भूकंप जो है हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भूधन कंप यानी कि पृथ्वी का स्वतः कंपन करना भूकंप कहलाता है। और ये जो है एक्चुअली बात ये है कि भूकंप आने का एक ही कारण है कि जो पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट है वो प्लेट जब आपस में रगड़ खाती है या एक दूसरे से दूर जाती है, जिसके वजह से पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिसे भूकंप कहते हैं। और इसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है और इसकी तीव्रता मापने के लिए भूकंप की रिएक्टर पैमाने का यूज किया जाता है। और जो भूकंप की तरंगें जो उठती है उसे नापने के लिए सिस्मोमीटर का उपयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं भूकंप तरंगों के प्रकार कितने होते हैं। भूकंप तरंगों के प्रकार जो है उसमें से हम बात करेंगे। एस तरंग होती है, एल तरंग होती है, जिसमें से एस तरंग जो होती है ये कठोर माध्यम से गुजरती है, और एल तरंग जो होती है जो सतही तरंग बोली जाती है, ये वेग सबसे कम होता है। इसका वेग एस वेग से कम ही होता है, मतलब कम रहता है, और एस वेग का बहुत ही ज्यादा होता है।
आगे की टॉपिक में बात करेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है और उसके प्रकार कितने हैं। तो ज्वालामुखी जो है तो आमतौर पर एक शंक्वाकार आकार का पहाड़ी पर्वत होता है जो लावा और के साथ बाहर फूटता है, यानी पृथ्वी का किसी जगह से फट जाना और उससे लावा राख इत्यादि का बाहर निकल आना ही ज्वालामुखी कहलाता है, जिसमें से बहुत सारे खनिज पदार्थ भी बाहर निकलते हैं, जिसमें से विभिन्न प्रकार के धातुएं लावा के रूप में बाहर निकलती हैं। हमने ये पृथ्वी पे जहाँ कहीं पहाड़ी एरिया देखे होंगे वो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के कारण ही निर्मित हुए हैं। ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं। ज्वालामुखी के लगभग 2 से 3 प्रकार हैं, जिसमें से मृत ज्वालामुखी और एक्टिव ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो एक्टिव, जो अभी एक बार हो जाने के बाद अब उनमें दोबारा होने की कोई चांस नहीं है, उसमें ज्वालामुखी फिर से फटने की कोई चांस है, उसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। और एक्टिव ज्वालामुखी हुआ है जिसमें भूकंप या ज्वालामुखी फटने के बाद भी अभी संभावना जताई जा रही है कि उसमें वो ज्वालामुखी फट सकता है, उसे एक्टिव कहते हैं, ज्वालामुखी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे पृथ्वी पर पर्वत। पृथ्वी पर पर्वत कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो बात करते हैं। पर्वतों के प्रकार विश्व में वर्ती पर्वत, फलित पर्वत का निर्माण पतन पर्वत भूगर्भीय प्रक्रियाओं के तहत हुआ है। प्लेट वितरित के सिद्धांत के बाद इसके निर्माण के बारे में यह माना जाता है कि सूत्रप्रकृतियों ने जमा अवसादों से प्लेटों के आपस में टकराने के कारण दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में उठने से हुआ है, जिसे सभी बृहद पर्वतमाला अल्पास हिमालय एंडीज रॉकी एटल्स इत्यादि। प्राचीन पर्वत जो है ये विस्थापन सिद्धांत के पूर्व से संबंधित है। इसके उपरांत अशिकता और उत्थान के लिए अनेक टूटी फूटी हुई है जो आज अप्रविष्ट पर्वत के रूप में, जैसे पेनाइन अप्लेसिया यूएसए में स्थित है, अरावली जो भारत में स्थित है। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, अब आगे बात करें अवशिष्ट पर्वत क्या क्या होती हैं। तो अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण पठारों और उच्च मैदानी क्षेत्रों के परिणाम स्वरूप होता है। उदाहरण के लिए स्कॉटलैंड हाईलैंड, स्पेन के सिरियसा, न्यूयॉर्क में कैटसाइट पर्वत, नीलगिरी, पारनाथ पारसनाथ, गिरनाथ, भारत का राजमहल आदि आते हैं। अब आगे हम बात करेंगे चट्टानों व खनिज के बारे में। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं और उनमें कौन कौन से कहाँ कैसे खनिज पाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा हेडलाइंस के बारे में जानेंगे। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी के टॉपिक के बारे में शेयर कर रहे हैं आपसे, कौन कौन से टॉपिक हमारे ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहे बहुत ही जल्द। तो चलिए शुरू करते हैं। चट्टानों व खनिज के प्रकार। चट्टानें जो होती है पृथ्वी के भूपटल यानी कि जो ऊपरी परत होती है उसमें 98% ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे कई धातुएं प्राप्त होती हैं और शेष जो है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, निकिल और अन्य खनिज होते हैं वो गठित होते हैं। 3 प्रकार की चट्टानें हैं जो वो पाई जाती हैं पृथ्वी पर। आग्नेय चट्टानें और रूपात्मक चट्टानें, और जो आंतरिक होता है वो मेटामॉर्फिक चट्टानें होती हैं। तो अग्नि चट्टानें जो होती है वो मेटामॉर्फिक राख जो चट्टान होती है उसके टूट फूट के कारण बनती है। अग्नि चट्टान के बाद जो तो ज्वालामुखी, जैसे जब मैग्मा जो नीचे दबा होता है, मैग्मा के ज्वालामुखी इत्यादि के फटने से मैग्मा की जम जाने से जो चट्टान का निर्माण होता है उसे अग्नि चट्टान कहते हैं। और रूपांतरित चट्टानें किसे कहते हैं, और रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो अग्नेय चट्टानों के क्षय या अपरदन के द्वारा जम करके दब करके जो चट्टानें बनती हैं उन्हें रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। और जब ये चट्टानें कई वर्षों तक दब करके नीचे दब जाती हैं और फिर वो संगमरमर या इत्यादि पत्थरों के रूप में बाहर आती हैं, उन्हें अग्नेय चट्टानें कहा जाता है। आगे बात करेंगे हम वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल में
क्या क्या होता है। वायुमंडल का टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वायुमंडल पृथ्वी की चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर मोटी गैसीय आवरण को कहते हैं। यह एक विस्तार पृथ्वी के चारों मंडल, अर्थात हम कहें तो वायुमंडल जो है हमारे चारों ओर का एक वायु को घेरा जो है, यानी कि हमारे वायुमंडल में जो वायु से घिरे हुए भाग हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में कितने परतें हैं? वायुमंडल में लगभग 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल, सताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल प्रमुख है। और अपना ये ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। अगला टॉपिक है विश्व की वायुदाब पेटियां कितनी है। विश्व की वायुदाब पेटियां कितनी है। अगला टॉपिक है हमारा विश्वत रेखा भिन्न वायुदाब कटिबंध। इसे विश्वत रेखा से सहित 5 अंश अक्षांश तक माना जाता है। इस पेटी का वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसके कारण ठंडी हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर की हवा ठंडी होकर हवा भारी हो जाती है, होने के कारण नीचे आ जाती है। नीचे आने पर वह भी फिर से गर्म हो जाती है। यह क्रम वर्ष भर चलता रहता है, इसलिए यहाँ वायुदाब कम रहता है। इस क्षेत्र में धरातल पर ही हवा लगभग गतिमान और शांत होती है, इसलिए इस क्षेत्र में शांत कटिबंध या टोल्ट्रस भी कहा जाता है। ऑप्शन उच्च दाब कीटबंध क्या है? तो इस पेटी का विस्तार तो गोलार्ध में 25 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश में हुआ है। वर्ष भर चलता रहता है। और अगला टॉपिक है हमारा कोरियोलिस बल क्या है। यानी कोरियोलिस बल क्या है? इसका नाम भूगोलवेताओं जीजी कोरियोलिस ने के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसकी खोज की है। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध की हवाएं प्रवर्तन की दिशा में दाईं ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये गतिशील पर्वत एवं धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर रहती हैं, दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विपक्षित हो जाती हैं। यही कारण है कि हवाएं टेढ़े मेढ़े मार्ग से चलती हैं। अब आगे बात करेंगे जेट धाराएं क्या है। जेट धाराएं ऊपरी क्षोभ मंडल यानी कि क्षोभ मंडल में 9 to 14 किलोमीटर में चलती हैं। जो उच्च गति हवाएं 95 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे के बैंड हैं। यह शब्द 1947 में कार्ल गुस्ताव रॉन्गी द्वारा प्रयोग किया गया था। इसकी औसत गति शीत ऋतु में उच्चतम लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ग्रीष्म ऋतु में निम्नतम लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जेट धाराओं की 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रकार पोलर जेट धाराएं और सबट्रॉपिकल जेट धाराएं होती हैं। अब आगे हम बात करेंगे चक्रवात क्या है। चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। दक्षिण गोलार्ध में इस गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलती है, जबकि ऊर्ध्वाधर गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात 3 चक्रवात संबंधी तूफान होती हैं जो उष्णकटिबंधीय के गर्म महासागरों को ऊपर की ओर विकसित करती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की केंद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का मुख्य विशेष इस प्रकार है। विशेषताएं 34 समुद्री मील से अधिक की गति से हवाएं चलती हैं। अब आगे बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को गत चक्र अथवा निम्न दाब क्षेत्र भी कहा जाता है।
इनकी उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है। अगला टॉपिक है समुद्र विज्ञान से। समुद्र विज्ञान जो विज्ञान की वह शाखा है जो समुद्रों का अध्ययन कराती है। इसके अंतर्गत पहाड़ों, पठारों, मैदानों और खाइयों आदि सम्मिलित हैं। सागर तली में स्थित कुछ प्रमुख विशेषताओं को भी नीचे पढ़े करेंगे हम, जो बताएंगे हम आपको। महाद्वीपीय मगर तट क्या होता है? पृथ्वी का वह भाग जो समुद्र के जल के नीचे डूबा रहता है उसे महाद्वीपीय मगर तट कहा जाता है। और महाद्वीपीय मगर तट उथला होता है और इसकी गहराई 200 मीटर से अधिक नहीं होती है। महासागरों के कुल क्षेत्र का लगभग 7.5% महाद्वीपीय मगर तट द्वारा कवर किया जाता है। महाद्वीपीय ढाल क्या होती है? महाद्वीपीय शेल्फ की संपत्ति के बाद से महाद्वीपीय ढाल शुरू हो जाती है। इस ढाल की प्रवणता 2 से 5 अंश तक होती है। मगर ढाल की स्थिति 200 से 2000 मीटर की गहराई तक होती है, लेकिन कभी कभी यह औसत समुद्र तल से 3660 मीटर तक हो सकता है। महाद्वीपीय उत्थान क्या होता है? जैसे जैसे ढाल नीचे उतरती जाती है वैसे वैसे ये अपनी ढाल खोते जाते हैं। जब इस ढाल की प्रवणता 0.5 से 1 कम के माध्यम से हो जाती है तो महाद्वीपीय उत्थान कहते हैं। गहरा समुद्री बेसिन क्या है? यह समुद्र तल का हिस्सा है जो महाद्वीपीय मर्जन और महासागरीय कंटक के बीच स्थित होता है, उसे कहा जाता है। और महासागरीय घाटियां क्या होती हैं? ये खड़ी ढाल की दीवारों से के वाले अवसाद हैं जिनका वी आकार होता है। वे महाद्वीपीय ढालों और मगर तट पर बने होते हैं। ये लंबाई में अधिकतम 15 किलोमीटर पाई जाती हैं। अब आगे हम बात करेंगे समुद्री धाराएं क्या होती हैं। जब महासागर की जल की बड़ी बड़ी मात्राएं एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक समान गति से चलने लगती हैं तो उन्हें महासागरीय धाराएं कहते हैं। यह महासागरों जैसे चौड़ाई वाले होकर स्थानीय धाराओं जैसी छोटी भी हो सकती हैं। समानतः 2 प्रकार की महासागरीय धाराएं हैं, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। गर्म जल धाराएं वे धाराएं हैं जो निम्न उष्णकटिबंधीय अक्षांशों से उच्च शीतोष्ण एवं उपध्रुवी अक्षांशों की ओर बहती है। ठंडी जल धाराएं वे हैं जो उच्च अक्षांशों से नीचे की ओर बहती हैं। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। ग्रही पवनें, तापमान, लवणता, पृथ्वी का घूर्णन और भूमि। अटलांटिक महासागर का परिसंचरण क्या है? अटलांटिक महासागर में उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की ओर भूमध्य रेखाएं दर्शाएं धाराएं तथा पश्चिम से विरुद्ध भूमि रेखी धाराओं से पश्चिम अफ्रीका के तटों किन्हीं धाराएं होती हैं। फ्लोरिडा धाराएं संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण पूर्व तट पर फ्लोरिडिया अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज अंतरीप की ओर बहने वाली धारा फ्लोरिडिया धाराएं कहलाती है। प्रशांत महासागर का परिसंचरण कैसे होता है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर है। इसकी स्वाभाविक है कि यहाँ धाराओं की संख्या भी सबसे अधिक होगी। इस महासागर में बहने वाले प्रमुख धाराएं क्यूरोसिया धाराएं हैं और ओयासियो नाम की ठंडी धाराएं प्रशांत महासागर के उत्तर में बहती हैं। इसी महासागर में पेरू नामक ठंडी जल धाराएं भी प्रवाहित होती हैं। हिंद महासागर का परिसंचरण कैसे होता है? हिंद महासागर की धाराओं की प्रवृत्ति प्रशांत और अटलांटिक महासागर से अलग है। इसमें दो कारण है। एक पहला कारण जो है हिंद महासागर उत्तर में स्थल भूमि का अधिक होता है जिसके कारण धाराओं की प्रवृत्ति बदल जाती है, और तथा दूसरा जो है मानसून हवा का प्रभाव जिससे धाराओं के दिशा परिवर्तित हो जाती है। अब आगे बात करेंगे महासागर क्या है। अगला टॉपिक होगा हमारा महासागर। अटलांटिक महासागर दुनिया के 5 महासागरों में से सबसे छोटी है। नॉर्थ वेस्ट मार्ग और उत्तरी सागर रूट 2 महत्वपूर्ण मौसमी जल मार्ग है। ज्वार भाटा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा ज्वार भाटा। ज्वार भाटा समुद्र तल की एक महत्वपूर्ण गति है। इस गति के माध्यम से सागर में जल स्तर की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। अतः सागर की इस गति के परिणाम स्वरूप जल के स्तर के सदैव परिवर्तन
होता रहता है। महासागर जल सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ऊपर निर्भर करता है। ज्वार भाटा जो आता है वो सूर्य और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आता है, जिसमें एक गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा समुद्रों में उठा करते हैं। ज्वार के कारण जो है, ज्वार किस कारण से आता है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसके कारण से आता है। अब आगे अगला टॉपिक है हमारा भारत की पर्वत मालाएं जो होती हैं उसके बारे में। तो पहला आता है हिमालय। इसका मतलब बर्फ का निवास। ये विश्व में सबसे नए वर्ती पर्वतों की श्रृंखला है और मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। ये पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। पूर्वी हिमालय पटकाई पर्वत, नंगा पर्वत, मिजो पर्वत, गारो, खासी और चेंती पर्वत से निर्मित है। साथ ही इस क्षेत्र में पूर्वांचल के रूप में भी जाना जाता है। पामेर को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। पामेर जो है उसे विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग सभी कंपटीशन के लिए, तो इसे नोट करके रखिएगा। और हाँ, जितने भी मैंने ये बताया है उसमें जो भी आपको मोस्ट लगे उसे कॉपी और पेन के द्वारा उठा के रखिएगा और जो भी वो नोट करते जाइए। अगर वीडियो समझ में ना आ रही हो तो आप रोक करके भी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है पहले भी मैं बता चुका हूँ बहुत ही लंबा होने वाला है। तो आगे हम बात करेंगे कि ये जो पर्वत है वो पर्वत की ऊंचाइयाँ क्या क्या है। लगभग सभी पर्वतों का तो नाम हम नहीं बता पाएंगे, पर कुछ पर्वतों के नाम हम किलोमीटर में बताएंगे। माउंट एवरेस्ट है जो इसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है और ये नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत जो है वो 8,598 मीटर है, ये भारत में है। और मकालू पर्वत जो है इसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है, ये भी नेपाल में है, भारत के नेपाल में है, सॉरी। धौलागिरी पर्वत जो है इसकी ऊंचाई 8172 मीटर है, नेपाल में है। चोयू पर्वत जो है 81,053 मीटर है, नेपाल में है। नंगा पर्वत जो है 81,026 मीटर है, सॉरी 8126 मीटर है, ये भारत में है। अन्नपूर्णा पर्वत ये 80,178 मीटर है, ये नेपाल में है। नंदा देवी पर्वत ये भारत में है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 7870 मीटर है। अगला टॉपिक हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी हैं। तो पूर्व दिशा में बहने वाले भारत की नदियां महानदी जिसकी लंबाई जो है 858 किलोमीटर है। कृष्णा नदी है जिसकी लंबाई जो है 1327 किलोमीटर है। कावेरी नदी है 805 किलोमीटर है। और ताप्ती नदी है जिसमें 724 किलोमीटर है। ये ताप्ती नदी जो है भारत के पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। साबरमती, माही नदी, लूनी नदी, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी भारतीय क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण खाड़ियां हैं, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी जो गुजरात के पश्चिम में स्थित है, खंबात की खाड़ी गुजरात में है और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु से दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब आगे बात करें भारत की प्रमुख नदी घाटी पर परियोजनाएं जो चल रही हैं उसके बारे में। तो भाखड़ नागल परियोजना जो पंजाब में सतलुज नदी पर बनाया गया है और मंडी परियोजना हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। और दामोदर घाटी परियोजना बिहार में दामोदर नदी पर स्थित है। हीराकुंड जो है उत्तर से महानदी पर स्थित है, यह विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है। रिहंद ये मिर्जापुर में सोन नदी पर है। रिहंद जो है मिर्जापुर में सोन नदी है। इस पर बने जलाशय का नाम गोविंद वल्लभ पंत है। ये बांध का नाम है रिहंद। मयूर काशी परियोजना पश्चिम बंगाल में मयूर काशी पर बना हुआ है। काकाराम पारा परियोजना जो गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है।
निजाम सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में बंजारा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर स्थित है। और श्री समुद्रम परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। टाटा हाइट्स परियोजना महाराष्ट्र में भीम नदी पर स्थित है, भीमा नदी पर। शरावती हाइडल्स परियोजना कर्नाटक में जोग जलप्रपात पर स्थित है। कुंडा और पेरियस परियोजना तमिलनाडु में है। फरक्का परियोजना जो है पश्चिम बंगाल की गंगा नदी पर स्थित है। पावर और सिंचाई के अलावा यह आसान जहाज परियोजना के लिए भी कार्य को हटाया गया है। उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। माता तिला बहुउद्देशीय परियोजना जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के बनाया गया है। पोंगाबाद पंजाब में ब्यास नदी पर बनाया गया है। और थेन परियोजना पंजाब में रावी नदी पर बनाया गया है। अब आगे बात करेंगे भारत की जलवायु कैसी है। जलवायु के बारे में भारत में जलवायु मौसम जो है वो भारत में एक वर्ष में 4 मौसम में विभक्त किया गया है, जो बटे हुए 4 भागों में बटे हुए हैं। उष्णकटिबंधीय सावन जलवायु, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु मैदान, उष्णकटिबंधीय उष्ण मैदान और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय के रूप में होते हैं। भारत की जलवायु के बारे में हम ज़्यादा जानकारी देंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगला टॉपिक हम लेंगे मिट्टियाँ। मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो मिट्टी की बात करें, कुछ मिट्टियों के बारे में हम बताना चाहेंगे, जिसमें जलोढ़ मिट्टी हो गई, काली मिट्टी के हो गई, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और रेगिस्तानी मिट्टी। अगला टॉपिक है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। तो उष्णकटिबंधीय नर सदाबहार वनें होती हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, कंटक वन होता है, पहाड़ी वन होता है, ज्वार या सदाबहार वन होते हैं, जिसमें से हमेशा सदाबहार सदा बना रहता है, इसे सदाबहार वन कहा जाता है। जायद की फसलें, अब आगे बात करेंगे फसलों के बारे में। भारत की जो फसल चक्र है वो क्या है, वो 3 फसलें होती हैं भारत में। रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। तो रबी की फसल में क्या होता है कि उसमें बोया किया जाता है, गेहूं, जौ, तिल, चना आदि बोया जाता है। जायद की फसल जो होती है उसमें खरबूज, तरबूज, फल फूल की सब्जी की जाती है। और जो खरीफ की फसल होती है उसमें धान, गन्ना, कपास इत्यादि बोए जाते हैं। भारत में रेलवे, अगला टॉपिक है हमारा भारत में रेलवे। रेलवे में क्या क्या कहा क्या कैसे हुआ है। तो हमें पता है कि भारत में जो है वो रेलवे 12 रेलवे जोन है, जिसमें से बहुत सारे, इसमें 12 जोन है, इतना बताएंगे। इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि वो 12 जोन कौन कौन से हैं। अगला टॉपिक है हमारा खनिज के क्षेत्र में। तो खनिज क्षेत्र, तो भारत में हमें कई विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें से लोहा है। लोहा जो हमारे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। कोयला जो है हमारे सिंगरौली में बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। धनबाद हो गया, सोहागपुर मध्य प्रदेश में स्थित, नेवेली तमिलनाडु में स्थित है। रानीगंज कोलफील्ड, एनसीएल जिसे कोयले की खान कहा गया है, पाया जाता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम काले सोने के रूप में जाना जाता है। पेट्रोल असम के डिगबोई, गुजरात के अंकलेश्वर और कलवा में, मुंबई में हाई पे पाया जाता है। मैग्नीज, मैग्नीज भी पाया जाता है अपने भारत के कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में पाया जाता है। अभ्रक भी पाया जाता है। तांबा, स्वर्ण इत्यादि ऐसे खनिज पदार्थ है जो हमारे भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जो लगभग कॉमन है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए नए वीडियो आप तक पहुँच जाए बहुत ही जल्द। सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, तो हम बात करेंगे भारत के प्रमुख तत्वों के बारे में, जो बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है।
और सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र को कहा गया है। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना का मानी जाती है। सबसे बड़ी झील जो है बुलर झील कश्मीर में स्थित है। सबसे बड़ी झील खारे पानी की जो है चिल्का झील उड़ीसा में है। और मानव निर्मित सबसे बड़ी झील गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद बांध है। और सबसे ऊंची झील देवताल गढ़वाल उत्तराखंड में है। सबसे ऊंची चोटी काराकोरम है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। सबसे अधिक वर्षा जो है चेरापूंजी में होती है। राज्यों के अनुसार सबसे अधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। सबसे लंबी नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा में है। और सबसे लंबी सड़क जो है ग्रांड ट्रंक सड़क मानी जाती है, यानी कि नेशनल हाईवे 7। सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर कहलाती है। सबसे बड़ा संग्रहालय भारत संग्रहालय है। और सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। अगला टॉपिक है अपना विश्व के प्रमुख पर्वत मालाओं के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। हिमालय काराकोरम हिंदुचाई में स्थित है। और रॉकीज पर्वत उत्तर अमेरिका में। ग्रेट डिवाइस रेंज जो है उत्तरी पूर्व ऑस्ट्रेलिया पश्चिम घाटी पश्चिम भारत में। काकेश्वर यूरोप एशिया में है। अलास्का अमेरिका में। अल्पास यूरोप में। अल्पाइना यूरोप में। यूराल एशिया में। पेनाइल यूरोप में। पेरिनीज यूरोप में। अपलेशिया उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। हिमालय में जो है वो पंजाब हिमालय सिंधु से सतलुज के बीच माना जाता है। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली के बीच है। नेपाल हिमालय जो है काली और तिस्का के बीच है। असम हिमालय जो है तिस्का और त्रियान के बीच माना जाता है। भारत में जो है भारत के नदियों के किनारे स्थित नगरों के बारे में अगला टॉपिक है हमारा। भारत के किनारे जो नगर स्थित है उनके बारे में। आगरा जो है वो अपना वो जमुना नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती गुजरात। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। बद्रीनाथ गंगा नदी के किनारे है। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे है। और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर। हरिद्वार गंगा पर। हैदराबाद मूसी एमपी के नदी पर। जबलपुर जो है नर्मदा नदी पर के किनारे स्थित है। कानपुर जो है गंगा नदी। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे। लुधियाना जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित। नासिक जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। और पंढरपुर भीम नदी के किनारे। पटना जो है वो गंगा विहार के। और राजा मुंदरी जो गोमती नदी के किनारे। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे, जिसका पहला पुराना नाम था बनारस। खनिज संपदा की दृष्टि से प्रथम प्राप्त राज्य कौन कौन से हैं। तो अगला हमारा टॉपिक होगा खनिज पदार्थ की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है। कोयला के लिए प्रथम स्थान झारखंड का है। बॉक्साइट के लिए उड़ीसा का है। और लोहे के लिए उड़ीसा। मैग्नीज के लिए उड़ीसा। सीसे जस्ता के लिए राजस्थान। और कैल्साइट के लिए राजस्थान। जिप्सम के लिए राजस्थान। एवेस्टस के लिए आंध्र प्रदेश। चूना पत्थर के लिए आंध्र प्रदेश है। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक की ओर अगला टॉपिक है विश्व के महाद्वीप। विश्व के महाद्वीप कौन कौन से हैं। एशिया महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, यानी कि विश्व के 7 महाद्वीप हैं। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो अपना अगला टॉपिक जो है वो सबसे बड़ी मात्रा में उपलब्ध होगी। आगे हमने ज्वालामुखी के बारे में भी बात कर लिया। महत्वपूर्ण मरुस्थल आप आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण मरुस्थल के बारे में। तो जिसमें से रोब असली एशिया महाद्वीप में स्थित अंटार्कटिका
दक्षिण अमेरिका में सहारा अफ्रीका में स्थित है। कलारी अफ्रीका में, नवीन ग्रेट सीडर के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और सहले चीन में। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है, थार का मरुस्थल। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए नए वीडियो मिलते रहें। अब तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख द्वीप के बारे में, जिसमें ज्वालामुखी का द्वीप जो है वो आइसलैंड को कहा गया है। कछुए का द्वीप जो है गलपागोस को कहा गया है। नाविकों का द्वीप जो है समोआ को कहा गया है। प्रेरणा का द्वीप जो है वो ताप्सुमिनिका को कहा गया है। फ्रेंडली द्वीप किसे कहा गया, टोंगिया को कहा गया है। स्प्रिट द्वीप किसे, जमैका को कहा गया है। नेपोलियन का जन्म स्थान पोरिका द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। सबसे छोटा द्वीप जो है नारू है, माना जाता है। और महत्वपूर्ण मरुस्थल जो है तो बात कर ही लिया हूँ। और मरुस्थल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मरुस्थल हमारे एग्जाम में बहुत सी बार पूछे जा चुके हैं। अब आगे हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा उत्तरी अमेरिका के बारे में। हम कुछ जानेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में, क्योंकि हमारे आज की जनरेशन में कुछ हट के यूनिक पूछा जाता है, इसलिए हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। मध्य अमेरिका देश बनाना रिपब्लिक के रूप में जाने जाते हैं। हैमिल्टन को कनाडा या पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। नोवा स्कॉटिया की राजधानी हैलिफैक्स कनाडा या एमरस महत्वपूर्ण पोर्ट है। कनाडा के ह्यूगेट्स के लिए वेलिंगटन विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना सानिया कनाडा में स्थित है। यूएसए का सबसे छोटा राज्य हेरोड आइसलैंड है। यूरोप महाद्वीप, अब बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की। यूरोप जो वो छठा स्थान है। इसकी सीमा पश्चिम में अटलांटिक सागर और दक्षिण में भूमध्य स्थित है। पूर्व में यह यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर द्वारा एशिया से अलग होता है। रिचवेक्यू के लिए द स्मोकिंग देह के रूप में भी जाना जाता है। डेनमार्क स्कैंडिनेविया का सबसे छोटा देश है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और फराओ आइलैंड भी डेनमार्क से संबंधित है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को बाल्टिक की कुंजी के रूप में भी जाना जाता है। फिनलैंड वन और झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। फिनलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर हेलसिंकी के रूप में भी, व्हाइट सिटी के रूप में भी जाना जाता है। मिलान को इटली के लिए मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मिलान को इटली का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। रोमन को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा संप्रभुत्व और स्वतंत्र देश है, जो पूरी तरह से इटली से घिरा हुआ है। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक के लिए बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल जो है वो 7,08,30,682 वर्ग किलोमीटर। चेमडरू मरुस्थल जो है बस जल संधि। पर्वत जो है ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। उच्चतम बिंदु कोसियुसी और निम्नतम बिंदु जो अपारचीज मानी गई है। अब आगे बात करें दक्षिण अमेरिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण। दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल जो है 17,820,770 वर्ग किलोमीटर। जलडब्रू मरुस्थल जो है मैग्नेस जल संधि है। पर्वत जो है एंडीज। उच्चतम बिंदु जो है अकांकुगुआ, जिसकी ऊंचाई जो है वो 6,960 मीटर है। और निम्नतम बिंदु जो है वोल्टेज पेनियस है। द्वीप समूह जो है गैलापेगोस, फॉकलैंड, टिएरा डेल फ्यूगो। नदी जो है अमेजन, अप्रेनियो और फरागुन, पराना, उरुग्वे। मरुस्थल जो है अटाकामा, पेटागोनिया है। और उत्तरी अमेरिका जो है उसका क्षेत्रफल जो है 24,235,280 वर्ग किलोमीटर है। जलडमरू मध्य वेरियल जल संधि पर्वत रॉकी अपियोनिया ब्रूस एशिया अलास्का ऑरेंज ऑस्कोरेंज इत्यादि हैं। उच्चतम बिंदु मेनिकलिया है, जिसकी ऊंचाई 6,194 किलोमीटर। निम्नतम बिंदु मृक्षटी, जिसकी ऊंचाई 85.9 मीटर है। नदी जो है मिसोलिया, मिजोरिया, सेटल और मकेंजी, कोलोडिया, पेटरसन इत्यादि नदियां। मरुस्थल जो है चिवालुआ, कोलोराडो, मेसोज, एरिजोना,
सोनोरान है। अफ्रीका, अगला अफ्रीका, अफ्रीका का क्षेत्रफल 32,259,680 वर्ग किलोमीटर। जल डमरू मध्य जो है बाब अल मंदेर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि है। उच्चतम बिंदु जो है किलिमंजारो जिसकी ऊंचाई 5,894 मीटर है। निम्नतम बिंदु अक्साई झील है जिसकी ऊंचाई 156.1 मीटर है। देशों में मेडागास्कर, कैटकप, तकानुस्कर फेसिस है। मरुस्थल जो है कालाहारी, सहारा और नमीब है। ये सहारा मरुस्थल जो है जिसके बारे में पढ़ते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, सहारा अफ्रीका में स्थित है। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल 44,485,900 वर्ग किलोमीटर है। जल डमरू मलास्का जल डमरू, बुरियल जल डमरू है। पर्वत इसमें पमीर की गांठ, हिमालय, काराकोरम, कुनकुली, तिनैना, अल्ताई, हिंदू कुश, अम्ब्रोजा, पुंटिका इत्यादि नदियां पाई जाती हैं। नदियों इसको टाइग्रिस, सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हांगकांग, यांग, सियांग, अम्यूर, क्लीना, यूनिस प्रमुख नदियां पाई जाती। प्रायद्वीप का चट्टान प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप, इंडोनेशियन प्रायद्वीप इत्यादि पर मरुस्थल जो है अरब या थार मरुस्थल भी एशिया महाद्वीप में है। विश्व के प्रमुख महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका, यानी कि कुल 7 महाद्वीप हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें बहुत ही जल्द। तो कैसा लगा है हमारा वीडियो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हम और वीडियो बनाएं और आपको और भी अच्छा लगे हमारे वीडियो को देख करके। भारत के प्रमुख नदियाँ हो गई हैं। अगले वीडियो पर हम बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से, यानी कि हमने आज जितने जितने टॉपिक कवर किए हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में छोटी छोटी वीडियो करके एक एक टॉपिक करके हम विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको सहूलियत मिले या आपको इजी लगे। तो अपने वीडियो को यहीं विराम करते हैं। थैंक यू। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहे बहुत ही जल्द। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक पहुँचे वीडियो और वो भी हमारे वीडियो को देखें और उन्हें भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।
धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें बहुत ही। तो चलिए हम अपने वीडियो पे विराम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।